तुम लोग को केमिस्ट्री 9th का पहला चैप्टर का पार्ट 24 है। पिछले पार्ट से ही ये पिछले 2 पार्ट से ये क्वेश्चन आ रहा है, लंबा है, समझाने में टाइम लगता है। तो आज कम से कम 3 इस पार्ट में, इसके बाद 25वां पार्ट में ये वाला क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो सीधे क्वेश्चन पाओ, तरलता फ्लूइडिटी किसको कहते हैं? तो जिन पदार्थों में, ध्यान से सुनो, तरलता का अर्थ क्या होता है? तो देखो, द्रव पदार्थों में, लिक्विड में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक होता है चलना, जाना, एक होता है बहना। जैसे पानी चलता नहीं है, पानी कहीं जाता नहीं है, बल्कि पानी बहता है। अगर पेट्रोल, डीजल या जितना भी खाद्य तेल है, नारियल तेल, सरसों तेल, सोयाबीन, जो भी है, ये सब जो द्रव है, तो द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है। जिस सतह पर या जहाँ पर इसको गिराओगे वहीं पर चारों ओर फैलने लगता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो याद रखना, तरल पदार्थ का अर्थ होता है द्रव। ठीक है, पानी भी द्रव है और दूध भी द्रव है। तो द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति क्यों होती है? पानी को हम लोग जहीं पर गिराएंगे वहीं पर आगे की ओर, निम्न तल की ओर जाने लगता है। पानी अपना तल स्वयं ढूंढता है। इसका अर्थ हुआ, जिधर निम्न तल रहेगा, पानी को गिराओगे तो जिस तल पर गिराओगे उस तल से वह निम्न तल की ओर, नीचे की ओर जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बहने की प्रवृत्ति क्यों होती है? तो इसका कारण समझो। द्रव पदार्थ में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुमको ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके चलते इसके अणुओं के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होता है। यही कारण? हाँ, नहीं, यही कारण नहीं, सुनो ना। तो अधिक होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा द्रव पदार्थ के, देखो, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ, पदार्थ की 3 अवस्था। तो द्रव पदार्थ में क्या होता है, गतिज ऊर्जा उसके कणों के बीच अधिक होती है। गतिज ऊर्जा का अर्थ फिलहाल जो समझ लो, अगर ये सड़क है तो यहाँ पर एक गेंद रखा हुआ है, तो उसमें गति नहीं है, तो कहेंगे गतिज ऊर्जा नहीं है। अस्थिर है तो अस्थितिज ऊर्जा है। एक दूसरा पिंड है जो गति में है, ये है 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये दाईं ओर सड़क पर जा रहा है। पीछे से कोई मान लो 10 न्यूटन का बल लगा दिया तो ये गति में आ गया, तो अब कहेंगे इसमें गतिज ऊर्जा है। जब तक कोई पिंड गतिशील रहता है, गति में रहता है, तब तक उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो इस पिंड ए नाम रख दो। पिंड ए का गति, ये इसकी रफ्तार कितनी है? प्रति सेकंड 5 मीटर, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 2 सेकंड में 10 मीटर जाएगा, 3 सेकंड में 15 मीटर जाएगा। कल्पना करो, एक दूसरा पिंड है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड है इसका, और ये भी है, तुमको मान लो 1 ग्राम का पिंड, और ये भी है 1 ग्राम का पिंड। दोनों समान है, द्रव्यमान में, वजन में, मात्रा दोनों का समान है। इसकी गति है 5 मीटर प्रति सेकंड, इसकी गति कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड, 2 गुना है। तो इसमें भी गति होगी, इसमें भी गति होगी। ये तेज गति से चलेगा, इससे 2 गुने गति से चलेगा, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। जिस मतलब गतिज ऊर्जा कैसे कैसे बढ़ती है? अगर वेग बढ़ा देंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, कोई तीसरा पिंड है 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, तो तीसरे पिंड की गतिज ऊर्जा दोनों की तुलना में अधिक होगी। तो ठोस और द्रव पदार्थों में क्या होता है? ठोस के कण आपस में शक्तिशाली आकर्षण बलों से बंधे होते हैं, जिसके कारण उसके कणों में गतिज ऊर्जा लगभग नहीं के बराबर होती है। अपने स्थान के इर्द गिर्द ठोस के कण कंपन करता है। इस बिंदु के दाईं ओर, बाईं ओर या ऊपर नीचे एक ही स्थान पर
लेकिन द्रव में क्या होता है, अंतराकर्षण बल कम रहने के कारण एक दूसरे से स्वतंत्र अवस्था में मतलब घूमने फिरने के लिए मुक्त रहता है द्रव के कण, जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा यानी गति में ज़्यादा रहेगा, आकर्षण बल कम लगेगा, तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी। उसके कण एक दूसरे से बिछुड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। जो ही गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो इसके कणों में बहने की प्रवृत्ति आ जाएगी। इसीलिए द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होती है, यानी बहने की प्रवृत्ति होती है। समझ गया असली कारण? गतिज ऊर्जा द्रव के कणों के अधिक होने के कारण उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। गतिज ऊर्जा अधिक क्यों होता है ठोस की तुलना में? क्योंकि कमज़ोर अंतर आकर्षण बल से बंधा होता है। ये सब फील किया है। जैसे मान लो एक चोरवा पुलिस पकड़ी एक चोर को, उसके डांड में रासा लगा दिया। अब पुलिस टाइट हो करके नहीं पकड़े रहेगा, लूज रहेगा, कम बल लगाएगा तो अचानक ही छुड़ा करके नहीं भाग जाएगा, है ना? ऐसी बात होती है ना। चाट हो तू कोई जानवर, उदाहरण के तौर पर बकरी सब देखा है, चाट हो बकरी को रासा में बांध लो, मतलब या एक ही बकरी को बांध लो, टाइट हो करके यानी अधिक बल लगा करके पकड़ोगे तो वह नहीं भागेगी। थोड़ा भी रस्सी लूज किया, बल कम लगाया कि तुम्हारा बल कमज़ोर पड़ गया, अब वो जो है भागने के लिए लगभग स्वतंत्र स्थिति में आ गई बकरी। तो सेम ऐसा नहीं सोचना, जो गतिज ऊर्जा अंतर आकर्षण बल कम होने के कारण इसके कणों के बीच की दूरी अधिक होती है और इसमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है द्रव के कणों में, और गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण उसमें बहाव यानी बहने की प्रवृत्ति आ जाती है। समझा? इसको लिखे। अब इतनी बात तो समझ गया, जो द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण उसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसी बात को हम लिख दिए हैं। द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमज़ोर होती है, जिसके कारण द्रव के कण स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए मुक्त अवस्था में होते हैं। जिस बर्तन में होता है उसी बर्तन में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए मुक्त अवस्था में होते हैं, और इनकी गतिज ऊर्जा ठोस के कणों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए द्रव के कणों में बहने की प्रवृत्ति होती है। In the liquid state, the force of attraction between the particles of matter is weaker than that of the solid, due to which the particles of the liquid are in the free state to move freely and their kinetic energy is greater than that of the particles of the solid। समझ गया? तो देखो, द्रव में बहाव की प्रवृत्ति द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे तू किसी सतह पर एक गिलास पानी को गिराओ, अब फिर उसी सतह पर थोड़ा दूर एक गिलास हनी समझता है, मधु, एक गिलास मधु को गिराओ, तो ये बोलो दोनों में से पहले कौन फैलेगा? पानी। तो इसका अर्थ हुआ मधु भी द्रव है, लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, लेकिन दोनों में फैलने की प्रवृत्ति, बहाव की प्रवृत्ति ज़्यादा है पानी में हनी की अपेक्षा, मधु की अपेक्षा। तो यह निर्भर करता है, उसका अपना नेचुरल गुण होता है। कुछ और कॉज है जो कि तू लोग विस्कोसिटी चैप्टर में लेटर ऑन बाद में पढ़ोगे। तो इस पॉइंट को समझ गया, इसको उतारो। ये 5वां हो गया, अब 6ठा होगा। अगला पॉइंट है विसरण, डिफ्यूजन। तो इसका डेफिनेशन बतला ही दिए हैं। तो विसरण द्रव पदार्थों में क्या होता है? बहाव के गुण होते हैं, यानी बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण एक द्रव दूसरे द्रव से मतलब द्रव में मिश्रित होने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है ठोस की तुलना में। तो द्रव के कणों में जैसे दो तरह का द्रव लो, दोनों को मिलाओगे तो एक दूसरे में मिल जाने की प्रवृत्ति लक्षण पाया जाता है। लक्षण को हम लोग प्रवृत्ति, टेंडेंसी कहेंगे। तो द्रवों में मिश्रित होने की यानी मिल जाने की प्रवृत्ति होती है। समझ गया? जैसे इसमें तू उदाहरण ले लोगे
मिश्रित होने की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि द्रवों में बहने का गुण होता है, फलों में, यानी गतिज ऊर्जा ये सब बतला ही दिए हैं। तो द्रव में बहने का गुण होता है, जिसके कारण द्रवों में मिश्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक प्रयोग करोगे, जैसे एक बीकर ले लो। बीकर किस टाइप का बर्तन होता है? तो हम लोग स्नान नहीं करते हैं जिस मग से, इस टाइप का। प्रयोगशाला तो आजकल बेकार हो गया है, कहीं पर होता ही नहीं है। ये एक बर्तन ले लो, इसको बीकर कहते हैं। एक दूसरा बर्तन लो, ये बर्तन ए है, बर्तन बी है। दोनों में जल है, पानी, वाटर। स्याही होता है ना कलम में डालने वाला, जो हम लोग लिखते हैं, जैसे यही स्याही डाला हुआ है इसमें। तो इसमें एक बूंद स्याही डालो, स्याही का कलर नीला होता है, कपड़ा वगैरह में हम लोग जो देते हैं उसका। उसमें नीला स्याही जो होता है, या काला लो या रेड लो, नहीं अंतर पड़ता है। स्याही का एक बूंद डालो इसमें। एक बूंद डालोगे तो मान लो, चलो एक बूंद डाली। टाइम ले लो, ये 8 बजे तूने इसको डाला, ठीक है। और 8 बजे समय, इसीलिए तो देखो कौन कितना समय लेता है। ये हनी, यानी ये हो गया मधु, एक बूंद मधु डालो। ये क्या डाले हैं? स्याही। समान समय में एक ही तरह के द्रव यानी जल में डाले हैं। देखोगे ये स्याही का बूंद जो है ये भी द्रव है, और ये पानी भी द्रव है। तो द्रव में मिश्रित होने का गुण पाया जाता है। ये अगर मान लो 1 मिनट में पूरा में फैल जाएगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला, पानी का नीला हो जाएगा। अगर ये 1 मिनट लेता है तो ये 1 मिनट से ज़्यादा लेगा ही, इसमें दो मत नहीं है। 1.5 मिनट ले, 2 मिनट ले, 2.5 मिनट ले, पता नहीं, लेकिन ज़्यादा समय लेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ दोनों द्रव है। तो अगर अलग अलग द्रव हम लोग लें तो इसमें दूसरे द्रव में मिश्रित होने का गुण तो पाया जाता है, लेकिन किसी की गति कम होती है तो किसी की गति कम होती है, किसी की गति तेज होती है। विसरण की गति यानी मिलने की प्रवृत्ति, मिश्रित होने की प्रवृत्ति। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोनों तो लोग देखा है, हनी भी देखा है और स्याही भी देखा है। देखना ये गाढ़ा बहुत होता है। तो इसका एक बूंद और इसका एक बूंद अगर समान आयतन वाला है, इसका घनत्व ज़्यादा होगा। इसके एक बूंद में उतना ही बड़ा बूंद इसका भी है, स्याही का। एक बूंद में कणों की संख्या अधिक होगी, इसके तुलना में घनत्व को बतला दिए हैं। तो अधिक घनत्व वाला द्रव और कम घनत्व वाला द्रव अगर समान तरह के द्रव में डाला जाए तो दोनों के विसरण की गति अलग अलग होगी। इसका प्रमुख कारण क्या है? घनत्व में अंतर आना, डेंसिटी में अंतर आना। को समझा? एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो। अब हम लोग दूसरा प्रयोग करेंगे। एक बीकर में गर्म जल ले लो। देखो प्रैक्टिकल बात ये सब है, ये सब हमेशा के लिए याद रहेगा और इसके आधार पर केमिस्ट्री सब हल्का होता जाएगा। इसलिए कोई भी बात ध्यान से सुनो। एक बर्तन में मान लो दोनों बीकर है, एक में गर्म जल लो, दूसरे में ठंडा जल लो। नीला थोथा CuSO4 कॉपर सल्फेट। केमिस्ट्री में जब संकेत सूत्र सब चलेगा तो ये सब जानने लगोगे। फिलहाल समझ लो नीला थोथा, यानी ये नीला कलर का होता है। अब क्या है नहीं है मान करके चलो, कुछ है तो मार्केट में मिलता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। तो नीला थोथा को गर्म जल में डालो, नीला थोथा को ठंडा जल में डालो। पता चलेगा गर्म जल में थोड़ा ही समय लिया, अब पूरा जल नीला कलर का हो गया। ठंडा जल में बहुत समय लेता है, इसके तुलना में ज़्यादा समय लेगा, तब पूरा पानी नीला होगा। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हुआ अगर दिए गए किसी द्रव का तापमान जिसका अधिक है तो अधिक तापमान पर विसरण की क्रिया तेज होती है। निष्कर्ष है ये गर्म जल है तो ताप इसका अधिक है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो मिश्रित होने की प्रवृत्ति लक्षण बढ़ने लगेगी। अधिक ताप पर अधिक विसरण होगा, कम ताप पर कम विसरण की क्रिया होगा दो द्रवों के बीच।
समझ गया? तो इस पॉइंट को समझ गया। एक सामान्य जानकारी, जैसे वायु में तुमको क्या क्या होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सारा अन्य गैस है थोड़ा थोड़ा। तो पानी के सतह के ऊपर समुद्र हो या नदी हो या तालाब हो या झील हो, पानी के सतह के ऊपर वायु रहता है ना, वायु का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब का कण जो है पानी में मिश्रित हो जाता है। इसका फायदा क्या होता है, जलीय जीव को सांस लेने में ऑक्सीजन मिलती रहती है। समझ गया? वैसे भी सुनोगे, बहुत आदमी मछली का बिजनेस करता है, तो मान करके चलो ये मछली का तालाब है, तो ऑलरेडी ये बताएंगे पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण से बनता है। यानी पानी ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, मछली भी सांस लेती है और जल में रहने वाला जो भी जीव है वो सब ऑक्सीजन सांस लेता है। तो मछली की संख्या अधिक होने लगती है तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगता है। इसकी आपूर्ति के लिए मार्केट में ऑक्सीजन की गोली आती है, तो पानी में डाल दिया जाता है, मछली को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने लगता है और मछली का डेवलपमेंट, विकास अच्छा से होने लगता है। इसका अर्थ है गैस भी द्रव में मिश्रित होता है, यानी दोनों में मिश्रण की प्रक्रिया होती है ना। ऐसी बात इस पर हम लिखते हैं, अब कारण लिख दिए हैं, क्योंकि द्रवों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अधिक घनत्व वाले द्रवों में कम घनत्व वाले द्रवों की तुलना में मिश्रित होने की प्रवृत्ति धीमी होती है। इसमें अधिक घनत्व वाले द्रवों में कम घनत्व वाले द्रवों की तुलना में मिश्रित होने की प्रवृत्ति धीमी होती है। इस पर ऑब्जेक्टिव बनता है। दूसरा, इसका उदाहरण, इसलिए स्याही की तुलना में मधु पानी में देरी से मिश्रित होती है। डेंसिटी के चलते पुनः ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, विसरण की क्रिया तेज होती जाएगी। इसलिए ठंडे जल में, गर्म जल में ठंडे जल की तुलना में विसरण की क्रिया तेजी से होती है। समझ गया? Since liquid have a tendency to follow, liquid have a tendency to mix with each other. Liquids of higher density have a slower density to mix than liquids of lower density. So honey mixed with water more slowly than ink. Again, the rate of diffusion of solids increase at higher temperature. So diffusion is faster in hot water than in cold water. तो ये भी पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो पॉइंट बतलाया है डिफ्यूजन, अब तुम लोग ब्रेन लगाओ। अगर मान लो शरबत बनाना है तो ठंडा पानी में चीनी जल्दी घुलेगा कि गर्म पानी में? गर्म पानी में, क्योंकि चीनी ठोस हो गया और पानी द्रव हो गया, तो ठोस का भी विसरण होता है द्रव में। तो गर्म पानी तापमान बढ़ने पर विसरण की प्रक्रिया तेज होती है, यानी कम समय में होता है। तो गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलेगा ठंडे पानी की तुलना में। वैसे भी खाना जो महिला सब बनाती है तो एक चीज़ ध्यान देना, नमक देती है, दाल ही बनाती है तो पानी गर्म होने के बाद उसमें दाल धो करके दिया जाता है, थोड़ी देर बाद उसमें नमक हल्दी ये सब देता है ना जी। अगर शुरू में ही नमक दे दिया जाए तो गलने के लिए गलेगा, लेकिन गर्म पानी में नमक पहले गलेगा ठंडे पानी की तुलना में, है ना ऐसी बात। अब आ जाओ द्रव का जमना। कोई भी द्रव में जमने की प्रवृत्ति होती है, यानी लक्षण होता है। पानी जीरो, जैसे पानी को तो एक बर्तन में इसमें पानी ले लो, जब तक ये द्रव अवस्था में है तो इसका अर्थ है 0 डिग्री सेल्सियस से इसका तापमान अधिक है। पानी से उष्मा ऊर्जा निकालोगे यानी ठंडा करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी
जम जाता है, यानी ठोस का रूप ले लेता है, अर्थात बर्फ बन जाता है। समझ गया? हालांकि बर्फ बनता है यह अस्थायी प्रक्रिया है। थोड़ा सा टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ेगा, ये पिघलने लगेगा और पुनः द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो द्रव का एक गुण क्या है? प्रॉपर्टी, द्रव में जमने की प्रवृत्ति होती है, जम करके ठोस रूप में आने की प्रवृत्ति होती है। पानी में वो तो फ्रीजिंग करेंगे तब आएगा। पानी कैसे बर्फ बनता है? पानी का टेम्परेचर जब ठंडा करोगे तो ठंडा कैसे करोगे? उसमें उपस्थित उष्मा ऊर्जा को निकालोगे तब न शरीर ठंडा होगा। हम लोग जैसे बुखार लगता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको कालपोल खिलाया जाता है, इसका मतलब उष्मा ऊर्जा शरीर में अधिक है, तब न तापमान अधिक 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो दवा खाते हैं तो उष्मा ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती है, उष्मा ऊर्जा शरीर से निकलने पर शरीर ठंडा होगा। शरीर में उष्मा ऊर्जा प्रवेश करता है तो शरीर गर्म होता है। कैसे? जैसे पानी को बर्तन में गर्म करोगे तो उष्मा ऊर्जा दोगे तब न गर्म होगा, यानी पहले से ऑलरेडी पानी इसको हम लोग चढ़ा दिए हैं गैस पर खाना बनाने के लिए। जिस समय चढ़ाए बर्तन में पानी रख करके उस समय पानी ठंडा होता है। जो उष्मा ऊर्जा देंगे तो पानी में उष्मा ऊर्जा प्रवेश करेगा तो पानी को गर्म करेगा, यानी पानी का तापमान बढ़ेगा। तो पानी का तापमान बढ़ाया जा सकता है, गर्म करना छोड़ दो। तो इसमें जो ज़्यादा तापमान हो गया है, उष्मा का तल अधिक है, चारों ओर वातावरण में कम है, तो उष्मा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है, तो उष्मा ऊर्जा निकलने लगेगा स्वतः। मान लो हम लोग इतना उष्मा ऊर्जा इसमें से निकाल दे, इसका टेम्परेचर सीधे आ जाए 0 डिग्री सेल्सियस, तो पानी जम जाएगा। यानी कोई भी द्रव जब ठोस का रूप ग्रहण करता है तो उसे द्रव का जमना कहते हैं। तो ये सब द्रव में होता है। अब लोहा को गर्म करोगे तो 1535 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होगा? और द्रव अवस्था में आ जाएगा। अब फिर इसको ठंडा करो तो ये ठोस अवस्था में आ जाएगा, तो कहेंगे लोहा का जमना हुआ, ये द्रव रूप से ठोस रूप में आ गया। तो किसी भी द्रव में जमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका ये है, इसको लिख देते हैं। द्रव का जमना, किसी भी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। उदाहरण दे दिए हैं जल वाला। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी लिक्विड इनटू ए सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। एग्जांपल, ऑन कूलिंग वाटर when its temperature reaches 0 degree Celsius it takes the form of ice. समझ गया इसको? अगले पार्ट में ये दोनों बचा हुआ जो है ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद गाइस